Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक के बारे में, जैसे कि आप सब डिमांड कर रहे थे इसी टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सीबीएसई रीचेकिंग 2020। तो देखिए, इसी के साथ हम कई सारे टॉपिक भी कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर है, फिर उसके बाद आपका रीवेरिफिकेशन को लेकर है, फिर उसी के साथ इसमें जो भी 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं कमेंट बॉक्स से, उन सब को भी मैं आप इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब ऑल इन वन टू द पॉइंट में आपको देने वाला हूं। छोटी सी वीडियो रहेगी, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं सीबीएसई रीचेकिंग के बारे में, तो आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए कि आपको कब रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो अपन का मार्क्स आया है अपने लोगों का, आपको सबसे पहले कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे आपको रीचेकिंग के लिए आगे जाना चाहिए। तो अगर आप ये सोच के रीचेकिंग के लिए जा रहे हैं कि जो आपके फ्रेंड्स के मार्क्स हैं उससे आपका कम मार्क्स आया है तो आपको उससे ज़्यादा लाने हैं, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि बस चलो एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हैं, मजे के लिए, अगर मार्क्स बढ़ जाए तो और अच्छी बात है, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं जिस क्वेश्चन पे क्लेम करने वाला हूँ वो मेरा क्लेम सही होगा कि नहीं, यानी कि आप खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तब आपको जो रीचेकिंग है उसके लिए नहीं जाना चाहिए। यानी अगर ये सारे रीजंस आपके माइंड में हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मेरा आंसर यही होगा कि यार अपने को इस रीजंस की बेसिस पे रीचेकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। तो किस रीजन पे जाना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए 100% कि हाँ, जो मेरा रीचेकिंग है उसमें मैं जो भी क्लेम करने वाला हूँ उससे मुझे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, कि कई कई स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, चाहे वो क्लास 12 के हो, 10th के हो। 12th की बात करें अगर हम पार्टिकुलरली, तो 12th वालों के अगर उनके 75 से कम आए हैं तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जेडब्ल्यू के लिए आगे जाना होता है। जेडब्ल्यू एंट्रेंस के लिए उन्हें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 75 चाहिए होती है। तो अगर आपका 74 पॉइंट कुछ समथिंग आया, तब आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं कि अगर क्या पता हमारे जो मार्क्स हैं क्लेम करके बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ इसी बेसिस पे जाना चाहिए कि जब आपको एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी अगर आपको अचीव करनी है तब आपको जाना चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और तीसरा ये है कि आपका जो मार्क्स का गैपिंग है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जब आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं जाना और आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की समझ लीजिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सफिशिएंट है, लेकिन फिर उसके बाद तब भी आपको रीचेकिंग कराना है, तो उसके लिए एक रीजन होना चाहिए कि आपका जो मार्क्स है उसमें आपके 4 से 6 मार्क्स का आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो होना चाहिए कि मेरा 4 से 6 मार्क्स बढ़ सकते थे या इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते थे। तभी आप ये रीचेकिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप आगे इसके लिए बढ़ सकते हैं। तो ये सारे रीज़न मैं इसलिए बताना था मुझे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बाद में देखिए कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा ही रीचेकिंग करा लेते हैं, फिर उसके बाद जो क्लेम है वो भी नहीं होता और उनकी जो गाइडलाइंस है वो भी आपको पढ़नी जरूरी है। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉपर गाइडेंस की वीडियो बनाई है, ताकि आपका जो रीचेकिंग है वो बेकार भी ना जाए और आपका जो टाइम है वो भी बच जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको एक बार साइड कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आर्टिकल निकाला है एनडीटीवी एजुकेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब क्लास 10 का रिजल्ट आया था आपका, तो इसमें लिखा हुआ है कि लेस देन 10% स्टूडेंट, यानी अब की बार जो 10% से भी कम स्टूडेंट हैं उन्होंने 90 या 90 प्लस मारे हैं, और पिछली बार से यानी कि कम है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे मॉडरेशन की, ग्रेस मार्क्स की, उसका कुछ नहीं हुआ, हमें उल्लू बना दिया गया एक तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उल्लू नहीं, यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो पक्ष था वो हो सकता है क्लास 12 की तरफ चला गया, क्योंकि उनकी पासिंग परसेंटेज बढ़ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के साथ मैंने यहाँ पे डेटा भी लिया है कि आप जब पिछले साल का देखेंगे 2019 का, तो देखिए यहाँ पे 20.78% जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उन्होंने 90 प्लस मारे हैं, लेकिन इस साल 10% से भी कम स्टूडेंट ने 90 प्लस मारे हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इस बार जो रिजल्ट है वो किस तरीके का आया है, ये जो मैंने आपको स्टैटिक्स दिखाए हैं। अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है तो उनके लिए भी वीडियो जरूरी है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी वीडियो जरूरी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, नोटिस की तरफ, जो आया है कंपार्टमेंट को लेकर, और दूसरी नोटिस है वो आई है क्लास 10th और 12th की रीचेकिंग को लेकर। तो चलिए यार एक बार देख लेते हैं उसको भी, ताकि जो पूरी गाइडलाइन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और आपने अभी तक ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ही आपको पहले रीजन बता दिए हैं कि आपको किन किन रीजन के बेसिस पे ही रीचेकिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नोटिस की तरफ आ गए हैं। ये जो नोटिस थी ये सीबीएसई के द्वारा 14 जुलाई 2020 को इशू की गई थी कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी ऑप्शनल एग्जाम की फैसिलिटी सीबीएसई के द्वारा दी जा रही है उसको लेकर। तो देखिए, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो 13 जुलाई को, जैसे कि इन्होंने कहा है कि रिलीज किया गया है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने जो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट में अचीव नहीं कर पाया जिसमें वो अपीयर हुआ था, तो उसमें उस कंडीशन पे उसे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। और जैसे कि एग्जामिनेशन की स्कीम थी कि हम जो है सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो करेंगे, इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ऑप्शनल एग्जाम की फैसिलिटी रखी गई है उन लोगों के लिए जिनका जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पे आया है। और इसी के साथ जिनका जो मैं कह सकता हूँ 1 जुलाई के 15 जुलाई के बीच में जिनका एग्जाम जो था वो शेड्यूल कर रखा था, अब कैंडिडेट को जो है अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने ऑप्शनल एग्जाम की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है हो सकता है वो इम्प्रूव हो जाए अगर वो चाहते हैं इन ऑप्शनल एग्जाम को करना तो। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है इफ दे विश सो। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्क्स है ऑब्टेन किया जाएगा वो इस तरीके से वो फाइनल ट्रीट किया जाएगा। और उसी के साथ एक और चीज यहाँ पे तीसरी चीज बता रखी है कि जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और या सेकंड कंपार्टमेंट है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 2020 में और उनका एग्जाम नहीं हो पाया था, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं इन दोनों कैटेगरी में जो रखा गया है। अब देखिए, जो कुल मिला के बात करें तो कंपार्टमेंट की जो एग्जाम की डेट्स है, शेड्यूल है, वो अभी तक मेरे हिसाब से अभी अनाउंस नहीं की गई है। इन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे जो एग्जाम है उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर संयम भारद्वाज उनकी साइन भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कहा है। लेकिन मेरी बात मानेंगे अगर आप, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से इसमें भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई असाइनमेंट दे दिया जाए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो और हो सकता है कि सीबीएसई थोड़ी बहुत ढील दे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो जाएं आसानी से। और या फिर हो सकता है कि अगर होगा भी कंपार्टमेंट एग्जाम, अगर वो कराने की सोचेगी भी तो वो लेट हो सकता है, क्योंकि अभी इस वक्त में तो पेंडेमिक में कंपार्टमेंट एग्जाम कराना जो मैं कह सकता हूँ सही नहीं है और ये फैसला भी नहीं होगा। तो इन तीनों की जो गुंजाइश है वो आपको सामने दिख जानी चाहिए या सामने दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं बिना देरी के क्लास 10th और 12th की रीचेकिंग के बारे में, उन तीनों स्टेप के बारे में जो तीनों स्टेप आपको जाना जरूरी है और कुछ गाइडलाइन भी है। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिस है रिगार्डिंग रीचेकिंग को लेकर, और यहाँ पे 16 जुलाई 2020 को ये इशू की गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइंस है जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये सब तो ऐसी ब्ला ब्ला है, लेकिन यहाँ से जो गाइडलाइंस है वो शुरू हो रही है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि इस बार जो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी। चलिए, इसको जानने से पहले हमें जो है शेड्यूल को देख लेना चाहिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार क्लास 10 का जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे शेड्यूल दे रखा है उसको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम गाइडलाइन को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपकी 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसमें आपका जो मार्क्स है वो वेरिफिकेशन होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है जल्दी से हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता, जो आपके बॉक्स होते हैं, जैसे आपने क्यूआर कोड जब भरा होगा तो वहाँ पे आपके हर क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर, उसके आगे लिखा होगा मार्क्स। अब फिर आंसर शीट में वो क्या करेंगे, आंसर शीट में जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, अंदर जाके वो इसको देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और आपको लगता है कि जिसमें मेरे को 5 नंबर चाहिए थे उसमें मेरे को सिर्फ 4 नंबर दे रखे हैं, तब आप इसके लिए जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें अगर आपको 1 नंबर देना चाहिए था लेकिन उसमें आपको हाफ नंबर दिया गया, ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, तब वो ये सिर्फ यही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद अगर तब भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो सेकंड स्टेप में जो फोटो कॉपी है वो भी आप ऑब्टेन करवा सकते हैं। ऊपर वाले में याद रखिए, आपको यहाँ पे जो फीस की बात करें तो 500 पर सब्जेक्ट आपका इसमें लगता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोटो कॉपी की तो उसका भी 500 पर सब्जेक्ट लगता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्यूरेशन की, पीरियड कब से कब तक है, तो देखिए 20 जुलाई से ये जो प्रोसेस है ये चालू होने वाला है, यानी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2020 में, मंडे से लेके फ्राइडे तक यानी। और ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको 5 बजे से पहले पहले अप्लाई करना है। कई बार क्या हुआ, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो 5 मिनट पहले अप्लाई करते हैं, तो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना है। आपको तुरंत टाइम टू टाइम देखे जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना है, हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहना है, ताकि ऐसी परेशानियां ना हो कि आप 5 बजे के बाद करें तो आपका टाइम है जो निकल जाए। तो इसलिए आपको 20 जुलाई से 24 जुलाई, और कोशिश करिए कि 20 जुलाई में ही आप जो अपना ऑनलाइन है एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दें। फिर उसके बाद आप अगर तब भी सेटिस्फाई नहीं है, सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, तब आप 4 अगस्त के बीच में या 2 दिन के लिए मैं कहूँ, देखिए ये तो आपका यहाँ पे निकलता है लगभग 3-4 दिन के लिए, ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए। लेकिन जो बाकी जो दूसरा और तीसरा स्टेप है वो सिर्फ आपके 2 दिन के लिए निकलता है। ये भी 2 दिन के लिए एप्लीकेशन है और ये भी, यानी कम टाइम आपको दे रखा है। तो 4 से 5 के बीच में
और 5 अगस्त में आप ध्यान रखिए 5 बजे से पहले पहले। तो इसमें क्या होता है, इस वाले स्टेप में देखिए क्या होता है, इसमें आपको ईमेल के थ्रू जो है फोटोकॉपी आपको भेज दी जाएगी आंसर शीट। फिर उसके बाद आपको वो देखना है कि आपने जो मार्किंग स्कीम है उसके अनुसार जो आपको मार्क्स है वो दिया गया है कि नहीं दिया गया, इसमें आपको चेकआउट करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका जो भी क्लेम है वो कर सकते हैं और आसानी से फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है री इवेल्युएशन का। अब देखिए इसमें होती है बातचीत क्वेश्चन की। अब देखिए आपने मान लीजिए फोटोकॉपी भी देख ली, आपको पता चल गया कि आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। फिर उसके बाद आपको थर्ड पे आना चाहिए। अगर आपने कुछ ना कुछ देखा है, लगता है जो आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको मार्क्स मिल सकता है, या आपको अब पूरा पक्का हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि जो फोटोकॉपी में मैंने देख लिया है, जो मुझे आंसर शीट मेरी फोटोकॉपी में दी गई थी उसमें मैंने देख लिया कि मेरा जो री एवेल्युएशन का प्रोसेस है उसमें मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं क्योंकि मेरे को मार्क्स मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं मिले। तब आप देखिए आएंगे तीसरे स्टेप पे। इसमें आपको 10 से 11 के बीच में, यानी 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में 5 बजे से पहले 11 अगस्त को आपको इसके लिए आगे बढ़ना है, इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है तीसरे स्टेप में। और इसमें आप याद रखिए जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये फीस लगेगी। इसी के साथ इसमें क्या होगा, इसमें आपके हर एक क्वेश्चन देखे जाएंगे, लेकिन उसके साथ अब आप इसमें एप्लीकेशन भरेंगे तो वहां पे आपको रीजन भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है 54, सॉरी यहाँ पे 27 अगर क्वेश्चन आते हैं तो मान लीजिए 27 क्वेश्चन है, उसमें आपने यहाँ पे 27 क्वेश्चन लिखा है और ये भी आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों आप इसको सबमिट कर रहे हैं, यानी क्यों किस वजह से आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, उसका रीजन देना पड़ेगा कि आपने सपोज की मार्किंग स्कीम के तहत मेरे को जो मार्क्स है वो अलॉट नहीं किया गया, या इसलिए ये जो भी है, ठीक है, जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और आपका सक्सेसफुली जो री इवेल्युएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइडलाइन को देकर, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन ही सिर्फ जो एक्सेप्टेशन है, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे पेमेंट मेथड बताया गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट यानी कि अगर कुछ ना कुछ एरर हो जाता है एप्लीकेशन भरते समय, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन पर कैंडिडेट ही भर सकता है पर स्टेप के लिए, यानी जो मैंने आपको 3 स्टेप बताया उसमें एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं भर सकता। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट को पहले डिसाइड करना पड़ेगा एडवांस में कि उसे किस सब्जेक्ट के लिए भरना है या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भरना है, यानी फिल करना है, सबमिट करना है। और देखिए बोर्ड किसी भी लॉस या डैमेज जो भी अगर होता है कैंडिडेट को, या किसी भी मार्क्स के रिवीजन में अगर कोई भी कम्युनिकेशन में या किसी और रीजन की वजह से कोई भी अगर डैमेज होता है, लॉस होता है कैंडिडेट को, तो उसके लिए बोर्ड ने यहाँ पे कहा है कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लिखा है डिक्रीज बाय 1 मार्क्स शेल बी इफेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स भी कर सकते हैं, अगर चांसेस हैं तो वो भी काटे जाएंगे, ऐसा सिर्फ गाइडलाइन है। और यहाँ पे देखिए दे भी रखा है कि अगर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट विच इन देयर पोजीशन, यानी बताया गया कि आपकी जो मार्कशीट है वो इशू की जाएगी। और अगर यहाँ पे बताया गया इन केस अगर किसी भी कैंडिडेट का जो स्टेटस है वो कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है, वैसे तो जल्दी होता नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि रीचेकिंग के बाद अगर किसी का कंपार्टमेंट हो जाता है, यानी वो बेचारा पीछे चले जाता है, वो चाहता है, स्टूडेंट चाहता था कि वो उसका मार्क्स बढ़े, लेकिन रीचेकिंग में अगर वो कंपार्टमेंट आ जाता है यानी उल्टा पड़ जाता है, उसका सब कुछ रिवर्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे उसको सेपरेटली अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पे हम बात करें वेरिफिकेशन के लिए 500 पर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी है, तो ये सारी कंडीशन तो मैंने आपको बता दी है, सिर्फ आपको बोर्ड लाइन यहाँ पे पढ़ लेनी है, हालांकि आप रिज्यूम करके भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है, ठीक है। और बाकी जितने भी ऑप्टेनिंग फोटोकॉपी, यानी फोटोकॉपी ऑप्टेन करने के लिए, फिर उसके बाद आपका तीसरा स्टेप है जो हर एक क्वेश्चन का री इवेल्युएशन के लिए, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन है। तो चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं क्लास 12 के शेड्यूल की तरफ। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्लास 12 के शेड्यूल के बारे में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है री इवेल्युएशन, ऑप्टेनिंग, ये सब वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप शेड्यूल देख सकते हैं, ये सारे स्टेप वैसे ही होगा जैसे क्लास 10 में प्रोसेस होता है, वैसे ही क्लास 12 में भी वही प्रोसेस होगा, जो कि मैंने आपको हर एक स्टेप में समझाया कि किस तरीके से जो काम है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो इसका शेड्यूल है ऑनलाइन का, अप्लाइंग ऑनलाइन, वो है 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक 5 बजे तक, ध्यान रखना है आपको 5 बजे। फीस वही सिमिलर है सारी की सारी, लेकिन यहाँ पे ये है कि जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे फोटोकॉपी के लिए तो वहाँ पे 10th में आपकी 500 थी और 12th में आपकी 700 रुपये है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें री इवेल्युएशन को लेके, यहाँ पे देखिए 6 अगस्त 2020 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक आपका यहाँ पे शेड्यूल रखा गया, यानी 2 दिन का। तो यहाँ पे देखिए दोबारा यहाँ पे देखिए 4 दिन का रखा गया है, 3-4 दिन का, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का, और यहाँ पे भी 2 दिन का, यानी तीसरे
दूसरे और तीसरे स्टेप में काफ़ी कम चांस होता है कि आपका मार्क्स कटेंगे या बढ़ेंगे, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन में ही पता चल जाता है। हालांकि चांसेस हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के जो मार्क्स हैं वो पिछले साल भी बढ़े थे। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, उनके भी कई सारे मार्क्स जो बढ़े थे। लेकिन यहाँ पे श्योरिटी आपको होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीस वही है, सिमिलर आपकी 100 रुपये पर क्वेश्चन। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको लगता है, तो मान लीजिए अगर आप 6 क्वेश्चन को करते हैं तो आपको लगभग 600 रुपये देने पड़ सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। तो ये चीज़ आपको श्योरिटी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे गाइडलाइन को लेकर, तो गाइडलाइन तो बिल्कुल वही सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है कि यहाँ पे इस वेबसाइट से cbse.nic.in से जितने भी शेड्यूल वगैरह है वो सब आपको मिलता रहेगा। यहाँ से जो भी प्रोसेस है, ऑनलाइन पेमेंट है, वही सब साइट से रिसीव की जाएगी। पेमेंट मेथड बताया गया है और वही चीज़ें, वही जो मैंने आपको क्लास 10 में बताई थी, वही पूरी नीचे तक आपको सिमिलर दिख जाएगी। इसी के साथ मैं इसकी जो लिंक है वो भी आपको नीचे दे दूंगा, जहाँ पे आप इसकी जो गाइडलाइन है वो आसानी से बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट डिटेल है, वही मैंने आपको बता दिया। और जो भी आपका डाउट था, जो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में मान लीजिए 74 पॉइंट को समथिंग अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आपको 75 अगर चाहिए JEE के लिए, ऐसी कुछ कंडीशन बनती है, तब भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको 3 स्टेप में, देखिए पहले स्टेप में ही आपको क्लियर हो जाता है। तब भी अगर दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में बहुत भी चांस है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं कि उनके मार्क्स बढ़े हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है, श्योरिटी हो अगर, तभी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें और आपका सक्सेसफुल भी हो जाए। और ये ध्यान रखिएगा कि जो फीस वगैरह है वो रिफंडेबल नहीं है। CBSE ने ऐसा भी गाइडलाइन में कहा है कि अगर आपका क्लेम सक्सेसफुल भी हो जाता है, कि आपको मार्क्स भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब भी आपका जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। थोड़ा बहुत आपको मार्कशीट के लिए इधर उधर घूमना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार क्या हुआ था, जब मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो है कई दिन तक जो है, जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो मार्कशीट है, उसके लिए आना पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप श्योरिटी है और आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो फिर 1-2 दिन कोई मायने नहीं रखता। अगर 1-2 दिन आप अगर कुछ मेहनत कर भी लेते हैं अपने फाइनल डॉक्यूमेंट के लिए, मार्कशीट के लिए, जो कि आपका करियर सिक्योर कर सकती है, तो ये उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने रिमार्क्स मुझे जरूर दे दीजिएगा। आपका जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका हर एक डाउट जो है क्लियर कर दूँ। और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैं हर एक क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका आंसर दूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।